हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर समीक्षा चंद्राकर और स्टडी विद सैम में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत सबसे पहली जो विचारधारा है वह पढ़ेंगे उदारवाद, जिसको कि लिबरलिज्म कहा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी उदारवाद क्या है, उदारवाद की क्या विशेषताएं हैं, उदारवाद का उदय कैसे हुआ और उदारवाद के कौन से रूप हैं, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर पर वृहद रूप से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदारवाद एक सिद्धांत, एक दर्शन, एक विचार, मत, आंदोलन, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि भी इसको विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। उदारवाद है क्या? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उदारवाद को परिभाषित करते हुए कहा गया कि उदारवाद एक विचार है जो सरकार की नीति और पद्धति के रूप में, समाज के एक संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में और व्यक्ति तथा समुदाय के लिए जीवन की शैली के रूप में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध एक विचारधारा। यदि इसको हम देखें कि उदारवाद स्वतंत्र जीवन की आवाज है, ऐसा जीवन जिसमें स्वतंत्रता इस सीमा तक अधिकाधिक होती है कि व्यक्ति जो चाहे वो सोच सके, जिस पर चाहे विश्वास कर सके, घूम सके, फिर सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, उसके बारे में किसी से भी चर्चा कर सके और एक दूसरे के साथ संबंधों की स्थापना कर सके। यदि मैं संक्षेप में उदारवाद का आशय यदि मैं कहना चाहूं तो इसका मूल तत्व है स्वतंत्रता। जी हाँ, उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देती है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उदारवाद स्वतंत्र जीवन की आवाज है और उदारवाद स्वतंत्रता का मूल तत्व ही उदारवाद है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे? उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। लीबर शब्द का आशय होता है स्वतंत्रता। इस प्रकार उदारवाद मूलतः स्वतंत्रता पर आधारित एक विचारधारा है। बहुत सारे विचारकों ने उदारवाद को विभिन्न संदर्भों के आधार पर समझाने का प्रयास किया। जैसे कि सामाजिक संदर्भ में उदारवाद का क्या आग्रह है? वो कहता है मनुष्य को धर्म और नैतिकता के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त हो, वह किसी भी बंधन में ना बंधे, व्यक्ति अपने कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करे, किसी प्रकार की चेतना से बाधित ना हो और न ही व्यक्ति धर्मांधता से बंधा हुआ हो या नैतिक बंधनों से बंधा हुआ हो। क्योंकि हमने देखा कि पूर्व में जब व्यक्ति की चेतना नहीं थी, चैतन्य शक्ति को किसने नियंत्रित कर रखा था? धर्म और नैतिक बंधनों ने। तो सामाजिक संदर्भ में यही आशय लिया जाता है कि मनुष्य धर्मांधता और नैतिक बंधनों से परे रहे और अपनी इच्छा और अपनी चेतना के द्वारा हर वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें। यानी हम कहें कि नैतिकता और धर्म से भी हम स्वतंत्र हों। दूसरा वो कहता है, आर्थिक संदर्भ में उदारवाद क्या आग्रह करता है? वो कहता है कि मुक्त व्यापार को खुला छोड़ दो, सभी को उत्पादन की स्वतंत्रता दे दो। यही मुक्त प्रतियोगिता का समर्थन करता है और जिसका अभिप्राय है कि वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय, आयात और निर्यात पर भी कोई प्रतिबंध राज्य द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी आर्थिक दृष्टि से भी उदारवाद किसकी मांग कर रहा है? स्वतंत्रता की, कि मुक्त व्यापार, जो भी चाहे उत्पादन करे, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, सब पर उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी वह स्वतंत्रता की ही मांग करता है। राजनीतिक संदर्भ में उदारवाद क्या आग्रह करता है? राजनीतिक संदर्भ में उदारवाद कहता है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, निरोध एवं संतुलन का सिद्धांत होना चाहिए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए,
शासितों के प्रति शासक के उत्तरदायित्व तय होने चाहिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है उदारवाद। तो राजनीतिक दृष्टि से भी वह व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करता है। तो इस प्रकार उदारवाद अगर मूल रूप से देखा जाए तो उदारवाद का मूल मंतव्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना। अब बात आती है कि उदारवाद का उदय कब हुआ, उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में उदारवाद देखा जाता है। उदारवाद का उदय जो हुआ था वो धार्मिक प्रभुत्व के कारण और बाद में निरंकुश तंत्र या राजतंत्र की प्राधिकारिक शक्ति के विरुद्ध इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो उदारवाद का जन्म हुआ। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आंदोलन हुए उन्हीं में हमको उदारवाद की झलक दिखलाई देती है। और इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था मानव के अंदर जो धार्मिक अंधविश्वास था उसकी जंजीरों से उसको आजाद करना, ताकि मनुष्य में फिर से जिज्ञासा की भावना का संचार हो, उसे किसी चीज की जानने की ललक हो। उदारवाद का उदय धार्मिक प्रभुत्व और बाद में राजनीतिक प्राधिकार की शक्तियों के प्रतिक्रिया के स्वरूप ही हुआ और जिसने व्यक्तिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहा था। इस प्रकार यदि हम देखें तो उदारवाद का उदय जो था वो धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण में हमको सबसे पहले इसकी झलक दिखलाई देती है। आपको सबको मालूम होगा कि चर्च की निरंकुशता और राजतंत्र की निरंकुशता ने जो है लोगों को बिल्कुल अचेत कर दिया था, उसमें सोचने समझने की क्षमता का बिल्कुल विनाश कर दिया था और इसी के फलस्वरूप उदारवाद अस्तित्व में आया। उदारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं। मनुष्य मूल रूप से ही एक अच्छा और सामाजिक प्राणी है। दूसरा वो कहता है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार चाहिए जिन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए। राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे। कानून सर्वोच्च और सबके लिए समान होना चाहिए। उदारवाद कहता है कि वही सरकार अच्छी होती है जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। उदारवाद व्यक्ति और राज्य का संबंध परस्पर समझौते पर आधारित है, ऐसा उदारवाद मानता है। अब रही बात उदारवाद के कौन कौन से चरण हैं, तो कालक्रम की दृष्टि से उदारवाद को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इसको कि नकारात्मक उदारवाद का भी नाम दिया जाता है। दूसरा आता है आधुनिक उदारवाद जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो उदारवाद का संचार हुआ और वर्तमान समय तक है, उसी को आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद क्या था, उसमें कौन से विचार थे और कौन कौन से विचारकों ने इसको समर्थन प्रदान किया। तो जो नकारात्मक उदारवाद, जो व्यक्तिवादी उदारवाद, जिसको कि अहस्तक्षेप उदारवाद, जिसको लेजिस्फेयर लिबरलिज्म कहा जाता है, मुक्त बाजार उदारवाद, ऐसे नामों से पुरातन उदारवाद को संबोधित किया जाता है। इसे नकारात्मक उदारवाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो इस बात पर प्रकाश डालता है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको नकारात्मक उदारवाद की संज्ञा दी गई थी। 1632 में जन्मे जॉन लॉक, जिसको कि उदारवाद का जनक कहा जाता है,
लॉक ने कहा कि सरकार को समाज की सहमति पर ही आधारित है। लॉक ने कहा है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य अस्तित्व में आया, यानी राज्य को व्यक्ति ने निर्मित किया। इसीलिए सीमित सरकार ही सबसे बेहतर सरकार मानी गई है। उन्होंने सिद्धांत का, अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में इस बात का प्रतिपादन किया है कि सीमित सरकार ही सबसे बेहतर सरकार मानी जानी चाहिए। लॉक ने तो सरकार को एक क्या माना, ट्रस्ट के समान माना। इस प्रकार से लॉक के अलावा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस ऐसे उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने मुक्त व्यापार, स्वनिर्मित बाजार प्रणाली का समर्थन किया और साथ ही साथ कहा कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? मुक्त बाजार प्रणाली, मुक्त प्रतिद्वंदिता आएगी और मूल्यों में गिरावट आएगी, व्यापार बढ़ेगा और राज्य में खुशहाली आएगी। उसी प्रकार ये जो नकारात्मक उदारवादियों ने भी कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मानव निर्मित संस्था है, जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपने निश्चित हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। राज्य में बुराई है, फिर भी वो मनुष्य के लिए आवश्यक है और उसे कम से कम कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से नकारात्मक उदारवाद ने किन बातों को रखा कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी विचारधारा आई, जिसको कि आधुनिक विचारधारा या आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो जॉन गैल्ब्रेट थे, जिन्होंने उदारवाद को औद्योगिक राज्य का सिद्धांत कहा, उसी समय टैकर नाम के एक और विचारक हुए जिन्होंने उसे सुधारवादी उदारवाद के नाम से संबोधित किया। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, हॉबहाउस, लिंडसे, कोल, बार्कर, लास्की, मैकाइवर ऐसे विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने उदारवाद का सकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया और सकारात्मक उदारवाद को विकसित किया। इसका कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी के आते आते पूंजी के केंद्रीकरण ने क्या कर दी, एकाधिकार प्रवृत्ति का जन्म हुआ, मोनोपोली स्थापित कर दिया और इसके जन्म ने औद्योगिक विकास की गति को तीव्र कर दिया, जिसके फलस्वरूप उस समय के जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने औद्योगिक विकास से श्रमिक वर्ग पर अत्याचार की बात कही और मार्क्स के विचार इतना ज्यादा प्रभावी थे कि विश्व के अधिकांश देश उसके समर्थक बन गए। उन्होंने क्रमशः श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया और ऐसी स्थिति में उदारवाद के औचित्य को बरकरार रखना आवश्यक हो गया। तभी इसमें संशोधन किया गया। J.S. मिल, T.H. ग्रीन ने इस कार्य को संपादित किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक उदारवाद ने सार्वजनिक हित के पक्ष में व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, इस बात को स्वीकार किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सकारात्मक उदारवाद को बतलाते हुए अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस एकमात्र उद्देश्य से व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। यानी एकमात्र ऐसा प्रायोजन जिससे कोई सभ्य राज्य किसी भी सदस्य के इच्छा के विरुद्ध यदि बल का इस्तेमाल किया जा सकता है, वह है उसके आत्मरक्षा के लिए, उसको हानि से बचाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑन लिबर्टी में मिल ने कहा था कि अपने ऊपर, अपने तन और मन के ऊपर व्यक्ति सर्वोच्च सत्ताधारी है। बहरहाल मिल ने इस पर संशोधन करते हुए कहा
कि व्यक्ति चाहे तो उसकी आत्मरक्षा के लिए, राज्य चाहे तो उसकी आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति के स्वतंत्रता में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार ग्रीन के विचारों ने उदारवाद को सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया। इस तरह से ये जो सकारात्मक उदारवाद ने सार्वजनिक हित में, व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के समक्ष जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, अज्ञानता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, इसके उन्मूलन में वह राज्य की सकारात्मक भूमिका का आग्रह करता है। तो इस तरह से उदारवाद ने किस स्वरूप को धारण कर दिया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्वरूप को धारण किया। जो नकारात्मक उदारवाद जो सकारात्मक उदारवाद के रूप में परिवर्तित हो चुका था, उसने लोक कल्याणकारी राज्य यानी ऐसा राज्य जो व्यक्ति के कल्याण के लिए निहित हो, ऐसे राज्य की परिकल्पना की।